दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी एक मुद्दे पर देश में प्रदर्शन किया और सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा। तो अब बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा है कि वो भी आंदोलन खड़ा करके सरकार को झुका लेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। और इसी तर्ज पे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने रिजर्वेशन मुक्त भारत, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करने का प्रोग्राम बनाया है या प्लान बनाया है या एक मुहिम छेड़ी है। और इसके लिए ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर पेजेस भी बना दिए गए हैं। एक एक्स पर मैंने एक हैंडल था, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन RHA, इसको मैंने फॉलो भी करना शुरू किया है। और मैं इसके बहुत सारे वीडियोस पे, इनके जो फाउंडर सब हैं, मैं उसके वीडियोस पे जाकर देख रहा था। तो रिजर्वेशन हटाते हटाते ये लोग जो है कास्ट हटाओ पर आखिरकार चले गए। तो मुझे लगा कि एक बहुत हॉट टॉपिक है और इसके ऊपर बात करना चाहिए। और तो मैं सोचा हूं कि मैंने भी एक 5 पॉइंट चार्टर इसके ऊपर तैयार किया है और आप लोग से वो 5 पॉइंट चार्टर मैं भी डिस्कस करना चाहता हूं कि ऐसे ही नहीं है कि आप जंतर मंतर पहुंच गए आंदोलन करने के लिए। आपके पास बंदे भी होने चाहिए, जो आपके पास बंदे सप्लाई कर सके। जो कॉकरोच जनता पार्टी को ही आप एग्जाम्पल मान के चलिए, तो उसके पीछे आम आदमी पार्टी का बैकअप था, आम आदमी पार्टी का फंडिंग था। जो जुनैद CA में बिरयानी खिला रहा था, हजार प्लेट बिरयानी पर डे खिला रहा था, जिसका कॉस्ट 8 डे पर लाख हो रहा था, वही जुनैद जो है वो इसमें भी खिला रहा था। और ऑटो का किराया और जोमेटो का बिल पता नहीं कहां से इनकी फंडिंग हो रही थी। तो फंडिंग भी बहुत जरूरी है किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए, उसको सक्सेस बनाने के लिए फंडिंग बहुत जरूरत है। तो यही सब चीज पर हम चर्चा करेंगे एक बाय एक, पॉइंट बाय पॉइंट। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग, चाहे वो कैटेगरी वाले हों, चाहे वो नॉन कैटेगरी वाले हैं, चाहे वो जनरल वाले हैं, चाहे वो OBC वाले हो, सब कोई इस वीडियो को देखें। मेरे पॉइंट, जिस पॉइंट से सहमत हो उस पर सहमति जताएं, और जिस पॉइंट पर सहमत नहीं हो उस पर अपनी असहमति जताएं और बताएं कि नहीं, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा वन टेक है कि इस देश से रिजर्वेशन नहीं हटना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग पीछे रह गए हैं, उनको उठाना जरूरी है, उनका अपलिफ्टमेंट जरूरी है। अब जब मैं कह रहा हूं कुछ लोग रह गए हैं पीछे, तो वो हमारे ST भाई हैं, SC भाई हैं, और जनरल के भी भाई हैं और OBC के भी भाई हैं। सभी भाई लोग जो भी पीछे रह गए हों, उनको बराबरी स्तर पर लाने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए नंबर वन तो मेरा यह है कि रिजर्वेशन नहीं हटना चाहिए। नंबर 2, रिजर्वेशन में धर्म नहीं आना चाहिए। रिजर्वेशन में धर्म किसी भी कीमत पर नहीं आना चाहिए। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इस देश के जो मूल निवासी हैं, हिंदूज हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, मेरा जो आंदोलनकारी हैं, जो भी आंदोलन करने जा रहे हैं, उनके लिए मेरा निवेदन है कि पहले तो गेट वन पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी ढूंढो जो आपको इस मुद्दे पर सपोर्ट करने को तैयार हैं। दिया लेके खोजो, ठीक है ना। अगर रात में न मिले, दिन में दिया लेके खोजो। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर इस मुद्दे पर सपोर्ट करने को आ जाए, तब आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, जो भी हो। दोस्तों, 2015 का मैं एक छोटा सा घटना बताता हूं। राजस्थान में RSS का थिंकिंग शिविर चल रहा था
और वहां पर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने सिर्फ इतना कहा था कि आरक्षण जो देश में 70 वर्षों से चल रहा है उसका रिव्यू होना चाहिए। बस यही एक लाइन कहा था आरएसएस के मोहन भागवत जी ने। जानते हैं उस एक लाइन को लालू प्रसाद यादव ने पूरे चुनाव, बिहार चुनाव 2015 में बिहार का चुनाव था, पूरे एक लाइन, पूरा चुनाव सिर्फ उसी एक लाइन पर लालू प्रसाद यादव लड़ गए थे। और अंततः उस साल ऐसा था कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, जेडीयू और आरजेडी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार 2015 में ही बनाने वाली थी। लेकिन मोहन भागवत के इस स्टेटमेंट को लालू यादव ने ऐसा भुनाया कि पूरा मामला ही पलट गया और पूरा का पूरा बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। उस साल मुझे याद है 2015 का चुनाव 12 बजे तक बीजेपी जीत रहा था, बीजेपी के ऑफिस में मिठाइयां बंटना, शंख फूंकना शुरू हो गया था। लेकिन 12 बजे के बाद पता नहीं कौन सा जिन्न निकला, उसके बाद चुनाव परिणाम उल्टा होना शुरू हो जाता है और बीजेपी हारना शुरू हो जाती है और फाइनली हार जाती है। राइट? तो एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन आपको लेना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आप ये आंदोलन खड़ा कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है? क्योंकि आंदोलन ऐसा नहीं है कि बीजेपी का इशू है या कांग्रेस का इशू है या जेडीयू का इशू है या आरजेडी का इशू है। यह संवैधानिक इशू है और इसको संसद में ही पास करवाना होगा, और इसको पास कराने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तो ही यह पॉसिबल है। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं मिलता है तो आप उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन कोई ऐसा सरकार बने जो ये घोषणा करके जाए कि हाँ, हम जाते ही आरक्षण हटा देंगे और उसको 2/3 मेजोरिटी मिलना चाहिए। याद है ना, बीजेपी 1981 में 2 पार्टी वाली पार्टी थी और राम मंदिर का सपना उनका जो है 30-35 साल बाद पूरा होता है। तो इतना इंतजार अगर करने की क्षमता है तो ये आंदोलन शुरू कीजिए, वरना अपने दिल में जो भी ज्वालामुखी उठी है उसको कहीं ना कहीं दफना दीजिए। ऑलराइट, ये तो मेरा गेट अ पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन आपको मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरा क्या होना चाहिए, सरकार से है। सरकार से मेरा निवेदन यह है कि आप एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए और इसमें होना यह चाहिए कि 70 सालों में आरक्षण कितने लोगों ने लिया, इसका रिव्यू काइंड ऑफ थिंग। ठीक है ना, कितने लोगों ने लिया और कितने लोग इससे वंचित रह गए, और कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने रिपीट किया, फिर से रिपीट किया, दादा, उनका बेटा, फिर उनका पोता, 3-4 पीढ़ी रिजर्वेशन का फायदा उठा चुके हैं। 3-4 पीढ़ी नहीं तो कम से कम 2 पीढ़ी तो जरूर ही उठा चुके हैं। ऐसे रिजर्वेशन का फायदा होने वालों की लिस्ट बननी चाहिए। अब उनके नेक्स्ट जनरेशन को रिजर्वेशन का लाभ कम से कम नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। रिव्यू बहुत जरूरी है। हम कोई भी काम करते हैं तो बीच में मिड टर्म रिव्यू, एनुअल रिव्यू, फाइनल रिव्यू करते हैं ना। बच्चा भी परीक्षा देता है तो साल भर में 3 बार परीक्षा होता है। परीक्षा क्या होता है, ये चेक करने के लिए होता है कि बच्चा का प्रोग्रेस कितना हुआ है, वो कैपेबल है कि नहीं, परीक्षा पास कर पाएगा कि नहीं। लेकिन आप कोई रिव्यू कर ही नहीं रहे हैं, और कोई अगर आप रिव्यू का नाम ले लेगा तो आप उसको चुनाव हरवा देंगे। ऐसा कैसे भाई? आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों के लिए मिलना चाहिए। रिव्यू कोई खराब चीज नहीं है ना, रिव्यू तो अंपायर भी लेते हैं। आप देखिए, अगर ग्राउंड एम्पायर के ऊपर भरोसा नहीं है तो थर्ड एम्पायर पे भरोसा करते हैं, वहां रिव्यू लेते हैं। और आप हैं कि रिव्यू से भागते हैं। इसका मतलब कि आप के मन में
संदेह है, आपके मन में कुछ और चल रहा है। उसके बाद दोस्तों, रिव्यू के बाद आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए किसी भी वे में। आप आधार कार्ड बनाइए, पैन कार्ड बनाइए या एक और कार्ड बनाइए, सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने रिजर्वेशन लिया है उनका आधार कार्ड, उससे उनका पिताजी का लिंक होना चाहिए, उन्होंने फायदा उठाया कि नहीं, उनके बाद उनके बच्चों का उन्होंने फायदा उठाया कि नहीं, ये सारा चीज आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। विदाउट आइडेंटिफिकेशन ये पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और इसके बाद देखिए, एक ही अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक ही परिवार के लोग पॉलिटिशियन बन रहे हैं, राइट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें परिवारवाद है, आरक्षण में भी परिवारवाद है, ठीक है ना? तो इस परिवारवाद को हटाना होगा। और हमें जिन लोगों ने अब तक, जो हमारे भाई जो कैटेगरी में हैं, जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जिनकी एक पीढ़ी भी, जिनका बाप रिक्शा चलाता था, अगर उसका बेटा भी रिक्शा चला रहा है या मजदूरी कर रहा है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान है। सही? जिसका बाप अगर मजदूरी करता था, अगर उसका बेटा भी मजदूरी कर रहा है, तो फिर इस आरक्षण को, इस संविधान के किताब को फाड़ के फेंक देना चाहिए, ठीक है? तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, एक ही चॉइस मिलना चाहिए, ठीक है? एक चॉइस है, या तो आपको पढ़ाई में रिजर्वेशन ले लो, या तो फिर आप नौकरी में रिजर्वेशन ले लो। एक चॉइस आपको मिलेगा। आपको मतलब कि ये आपको चूज करना पड़ेगा, सरकार को ये ऑप्शन देना पड़ेगा। चार्टर में ये सारी चीजें मैं लिखूंगा चार्टर में, कि एक ऑप्शन अगर कोई अच्छा, आप जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए आप केजी टू पीजी एजुकेशन फ्री कर दीजिए, एक पैसा मत लीजिए उनसे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फॉर्म भरते समय फीस माफ है, कॉलेज में 40 नंबर पे एडमिशन लेते ही फीस माफ, हॉस्टल माफ है। उसके बाद जब प्लेसमेंट के लिए पीएसयू आती हैं, तो उनका भी फिर पीएसयू भी सबसे पहले उन्हीं को बुलाती है। उसके बाद जब जॉब लग जाता है पीएसयू में, उसके बाद प्रमोशन में भी आरक्षण मिलता है। तो इतना ज्यादा आरक्षण की जरूरत नहीं है। आप उनको ऑप्शन दीजिए, सिर्फ एक जगह, अगर इतने सारे चीजें हैं, एक जगह पर वो आरक्षण का यूज कर सकता है, उसके बाद नहीं। इतना तो कर सकते हैं ना। आप उनको फैसिलिटी जितना मर्जी दे दीजिए। आप उनको केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन फ्री, आप उनको इंजीनियरिंग डॉक्टर फ्री में पढ़वा दीजिए, आप उनको फॉर्म भी फ्री में भरवा दीजिए, सही? आप उनको खाना भी फ्री में दे दीजिए, आप उनको कपड़ा भी दे दीजिए, आप उसको अगर कोई चश्मा आंख खराब हो गया तो चश्मा भी आप उसको फ्री में दे दीजिए। लेकिन एक ही फायदा उठा सकता है अपने जीवन काल में, दोबारा नहीं उठा सकता है। यह व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद कट ऑफ दोस्तों, स्ट्रिक्ट कट ऑफ का पालन होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी एग्जाम में कोई बच्चा क्वालिफाई कर नहीं पाया है तो 0 नंबर वाला, निगेटिव नंबर वाला को आप डॉक्टर या इंजीनियर बना देंगे। तो ये क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स हम नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़का किसी एग्जाम में, अगर आपको एक रख दीजिए ना कि आपको कम से कम 30 नंबर तो लाना ही लाना है। अगर आप 30 नंबर नहीं लाए हैं तो 0 नंबर वाला को हम नहीं भेजेंगे आगे, हम निगेटिव नंबर वाला को नहीं भेजेंगे आगे। हम देखे हैं, बहुत सारा अखबार में पढ़े हैं, माइनस नंबर वाला टीचर बन रहा है, 0 नंबर वाला डॉक्टर बन रहा है। ये क्या है? तो इसका पूरी तरह से होना चाहिए। और
इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए दोस्तों कि रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल कंडीशन। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि आप अपने इकोनॉमी स्थिति को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग, चाहे वो कैटेगरी वाले हैं चाहे वो नॉन कैटेगरी वाले हैं, आजकल इनकम सर्टिफिकेट सब बना ही लेते हैं। जो अगर किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनके पास तो फॉर्म 16 या दूसरे मीन्स होते हैं, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो इनकम अपना इतना कम दिखाते हैं कि जबकि उनकी हैसियत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अपना हैसियत पेपरों में बहुत कम करके दिखाते हैं। तो इससे इस चीज का मिसयूज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर सरकार चाहे तो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन अगर कोई जनरल कैटेगरी का ही बच्चा आता है तो उनका फॉर्म भरने का फीस माफ किया जा सकता है, उनके कॉलेज का फीस माफ किया जा सकता है, उनके हॉस्टल का फीस को भी माफ किया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग अलग अलग तरह से लिख रहे थे कि रिजर्वेशन सिर्फ दिव्यांग को मिलना चाहिए। बिल्कुल से दिव्यांगों के लिए ऑलरेडी है, शहीद के परिवारों को मिलना चाहिए। शहीद के परिवारों के लिए ऑलरेडी शहीदों जो आर्मी से होते हैं या जो एयरफोर्स नेवी, उनके लिए ऑलरेडी उनके लिए स्कूल कॉलेजेस बने हुए हैं। और अगर कोई आदमी इस देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करते हैं, शहीद होते हैं, तो उनके जगह उनके आश्रितों को नौकरी मिलने का भी प्रावधान है। कुछ कहते हैं कि सिर्फ अनाथों को मिलना चाहिए। भाई कुछ मैं तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि सिर्फ टैलेंटेड को मिलना चाहिए? इसमें सब आ जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि टैलेंटेड को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो? हर किसी को समान अवसर मिलना चाहिए। हर किसी को अगर फाइनेंशियली नहीं है तो उसको हेल्प मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये सारे चीजें सोचने की बात है, देखने की बात है, करने की बात है। अब आपकी बारी है दोस्तों। मैंने तो इतना बकबक कर दिया। आप मेरे कौन कौन से पॉइंट पे सहमत हैं और कौन कौन से पॉइंट पे असहमत हैं, यह मुझे बताइए कमेंट करके। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।